नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज बात बिहार की करेंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार का जादू सर चढ़ के बोला है। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब के नीतीश कुमार कुर्सी से फिसल जाएंगे, तो कुर्सी कुमार ने फिर से वापसी कर ली है। गठबंधन का जिस तरह से शोर था, तेजस्वी जिस तरह से जोर शोर से लगे दिखाई दिए, शोर ही शोर था। बाद में जब रिजल्ट आया तो सन्नाटा छा गया। इसके बाद क्या कुछ रहा, आज हमारे साथ हैं अंकित, उनसे पूछते हैं। अंकित, बताइए कैसे आप इस चुनाव को देखते हैं और कहाँ चूक गया गठबंधन? सर, बहुत चुनाव महत्वपूर्ण था क्योंकि यही चुनाव बहुत चीज़ें फैक्टर डिसाइड कर रहा था। यही चुनाव यूपी को डिसाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगेगा यूपी में क्या है। यही चुनाव बंगाल जो सटा हुआ राज्य है, जो अगला चुनाव है, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव की हवा वहां तक भी जाएगी। आप इस चुनाव को देखिए। इस चुनाव में प्रशांत किशोर उतरे, जो कि एक रणनीतिकार हैं, जिन्होंने 14 और 19 की लहर क्रिएट की थी, जिन्होंने केजरीवाल की लहर क्रिएट की थी। वो खुद इस चुनाव में फेल हो गए। 3% का वोट शेयर पूरे 243 में एक भी सीट नहीं बना पाए। तो ऐसे कई नए फैक्टर्स थे इस चुनाव में जो उभरे। कई लोगों का कहना था कि इस बार सुशासन बाबू की सीटें जो है कम हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बावजूद कम होने के बड़ा भाई बीजेपी बनी, लेकिन तब भी सुशासन बाबू को जो है मुख्यमंत्री पद का जो है मिल रहा है, उनको मुख्यमंत्री पद। आप ये बताओ, जैसे तेजस्वी यादव बात करें, राहुल गांधी की बात करते हैं। जब चुनाव शुरू हो रहा था उसके पहले एसआईआर की बात हो रही थी, ठीक है। वोट चोरी को लेकर के बहुत भीड़ दिखाई दी हमको, कि ऐसा लगा कि बस रेला ही रेला है तेजस्वी के साथ। और इस बार नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, वो कैसे प्रो एंटी इनकम्बेंसी में बदल गई, इसको आप कैसे देखते हो? सर, अगर आप चुनाव के दोनों तरफ की बात देखिए तो आप एक ऐसे मशीनी, एक ऐसे सामने वाले अपोजिशन से डील कर रहे हैं जो कि दे आर वेरी मच एक्टिव इन इलेक्शन। वो आप अमित शाह को देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट, हर एक बूथ का मैनेजमेंट, हर एक सीट का मैनेजमेंट, उनके पास ये डाटा थे। उनके जो बीएलओ, जो बूथ लेवल के जो उनके वर्कर्स थे, वो बूथ पे एक्टिव थे। यहाँ पे आपने एसआईआर रिवीजन की, आपने यात्रा तो निकाल दी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव के कुछ टाइम पहले आप गायब हो जाते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर मैटर्स करते हैं। आपने एसआईआर की तो यात्रा निकाल दी, लेकिन अगर आप उस टाइम जो स्टूडेंट का हुआ था 1 साल पहले बिहार में एग्जाम का, उस पर यात्रा निकालते तो भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वोट शेयर बढ़ता हो, सीटें कन्वर्ट होती। तो ये सब चीजें हैं जो बिहार को जो है भाजपा के पास ले जाएगी। सबसे बड़ी बात 10,000 का फैक्टर, 10,000 जो महिला के खाते में आए। और सर, एक और चीज मुझे लगती है जो तेजस्वी यादव के साथ है, कि जो उनकी लेगेसी रही है पुरानी, कि वो लालू यादव के लड़के हैं, और वो जो टैग वो लेके चल रहे हैं, और जो इसी चीज को भाजपा भुनाई पड़ी है कि लालू राज, जंगल राज, कट्टा राज, इस चीज का बहुत सा फैक्टर। बात तो मैं देख रहा था कि इस बार चुनाव में देखा हमने कि तेजस्वी ने बहुत कोशिश की जंगल राज का जो टैग है वो उनसे किसी तरह हट जाए। वो हमेशा युवाओं की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे, और यादवों को जिस तरीके जोड़ने लगे, फिर मुस्लिम आबादी को जोड़ने लगे, तो तमाम जगह उन्होंने इस बात से पीछा जरूर छुड़ाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पोस्टर लगे, लालू को कहीं छोटी सी जगह देते गए थे। लेकिन क्या हुआ कि कैसे, मतलब जो नीतीश कुमार थे वो सुशासन को अपने आगे ले गए। क्या प्रधानमंत्री की अपनी इमेज भी इस पे दांव पे लगी थी? इस चुनाव में आखिर कैसे ये तब्दील हो गया? क्योंकि जब हम शुरुआत में सर्वे की बात कर रहे थे तब तो दिख रहा था कि तेजस्वी इस बार बड़ी बढ़त हासिल कर लेंगे, फिर वैसा नतीजों में क्यों नहीं दिखा? सर, वही मैं कह रहा हूं कि एक पहला फैक्टर तो यही कि वो लालू यादव के लड़के हैं, वो एक लेगेसी टैग लेके चल रहे हैं, राबड़ी देवी लालू यादव वाला। दूसरा फैक्टर सर, जो मैंने अभी आपको बताया कि राहुल गांधी चुनाव के ठीक पहले गायब हो जाते हैं और उनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। कई बार देखिए खबरें आई कि जो है आपसी में इनके जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर जेएमएम लड़ने चली आ रही थी, वहां पे फिर किसी तरीके से उनको मनाया गया कि आप ना लड़िए, आप ना लड़िए। तो कई ऐसे चीजें फैक्टर्स थी। सर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा सर, CPI-ML माले जो है, जो कि एक बहुत ही इंडिविजुअली एक ठीक पार्टी थी, अच्छा स्ट्राइक रेट था, वो भी सर इसी में गेहूं के साथ गुण भी पिसता, उसने भी अपना स्ट्राइक रेट खो दिया और 2 सीटों पे आ गई। जबकि माले का हमेशा से इन्फ्लुएंस जो बक्सर और जो सीटें हैं जो कि बंगाल को टच करती, वहां पे हमेशा अच्छा रहा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट का गढ़ है, लाल सलाम वाले लोग। यहाँ भी देखिए, अब लाल सलाम भी फ्लॉप होता हुआ नजर आया। अच्छा, 2020 की बात करें, ओवैसी ने तब 5 सीटें जीती थी, और सीमांचल में इस बार भी जब नतीजे आए तो वो 5 सीटें फिर से बरकरार हैं उनकी। ओवैसी में ऐसा क्या है कि बिहार वाले लोग बढ़ चढ़ के उसे वोट देते हैं, जबकि बिहार में चुनाव से पहले देख लें या चुनाव के बाद देख लें, ओवैसी कभी नजर नहीं आते। ये एंड चुनाव के वक्त ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, महाभारत का एक दृश्य याद आ रहा है इसको करते, कि जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाता है और श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास कि अब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया है, इनको 5 गांव जो आपने कहा है वो दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। उसके बाद से कहते हैं पूरी महाभारत लिखी रखी है, मालूम है सबको क्या हुआ। सेम कहानी सर यहाँ रिपीट होती है। ओवैसी ने लिख के और सबसे बात कर करके कहा कि आप मुझे केवल सीमांचल की 6 सीट दे दीजिए, मैं 6 पे लड़ूंगा, और मेरा दावा है कि मेरा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहेगा, जो कि डैमेज करेगा एनडीए को। लेकिन फिर वही बात, घमंड कहिए या जो भी इनका माइक्रो मैनेजमेंट या इंटरनल पॉलिटिक्स कहिए, इनको 6 सीट नहीं मिली, और उस 6 सीट से लेकर के इन्होंने 32 सीटें डैमेज कर डाली। मतलब 32 पे 6 भारी पड़ गया।
अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, ये कहाँ सक्सेसफुल हो जाते हैं? इनके पास ऐसा क्या गुणा गणित है कि इस पूरे चुनाव में जिस तरह से चाहे सीट शेयरिंग की बात करें, ज़्यादा सीट हासिल करने में भी सफल रहे, उसके बाद इन्होंने एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया। भाई ये जीत के भी दिले आए कि ये इतनी ज़्यादा 19 सीटें जीत गए, ये कहाँ जीतते नजर आ रहे हैं आपको? क्या आंकड़े हैं जो बदल जाते हैं? पासवान बिरादरी क्या इनको बढ़ चढ़ के इस वोट देती है, या सभी लोग इसको एकजुट हो जाते हैं चिराग के नाम पे? सर, चिराग के नाम पे, और दूसरी बात उनके साथ एक टाइटल जुड़ा है हनुमान का, कि वो मोदी जी के हनुमान हैं। तो मालूम वोटर्स को ये लगता है, जो उतने भी एनडीए के वोटर्स और भाजपा के वोटर्स है, कि मोदी जी के हनुमान है, कि इसको वोट दो। इसकी जो भी सीटें जहां से भी कंटेस्ट हुए हैं, वो मेनली सीट, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, वो मेनली सीट इसलिए पड़े कि वो हनुमान है मोदी जी के, और जो है मोदी जी के साथ रहेंगे, तो इसलिए इनको वोट दो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फैक्टर भी यहाँ पे जो है शामिल हो जाता है चिराग के साथ। क्योंकि अगर आप पिछली बार की बात करें तो केवल एक सीट जीत पाए थे वो, बाकी सारी सीट हारे थे अपनी पूरी विधानसभा में, जबकि अलग होकर लड़े थे वो। अच्छा, जैसे प्रोफाइल की इसकी बात कर लें कि अब जैसे कि अब तो 27 ही हो गया है, तो पोर्टफोलियो डिवाइड होने हैं, तो क्या चिराग अब डिप्टी सीएम बन सकते हैं? ऐसा कुछ है सर? पॉसिबिलिटीज हैं कि चिराग को नहीं, चिराग की पार्टी किसी इंसान को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, और हो सकता है 2-2 या 3-3 डिप्टी सीएम हो। हाँ, ये भी पॉसिबल है। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं, और इसमें एक बात और भी है, जैसे कि जब चुनाव आया, बिहार चुनाव, तो उससे पहले मायावती ने एक रैली यूपी में की और एक सीट बिहार में जीत ली। तो मायावती फैक्टर कैसे चल गया बिहार में? हाँ सर, वो एक सीट रामगढ़ की सीट थी जो जीती थी, और मात्र 30 वोट से वो जीते, लेकिन वो जीत गए क्योंकि दलित और मुसलमान कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि मायावती उतरी मैदान में, उन्होंने रैलियां करी, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है 27 में आने के लिए। वो जो एक भी सीट जीती है वो भी खतरे की घंटी है कि 27 में कहीं ना कहीं डैमेज करेगी पीडीए को। क्योंकि अगर आपको याद होगा 9 तारीख को जो रैली हुई काशीराम जयंती पे, उसमें जो जनसैलाब उड़ा था, वो इतना दिखा दिया कि मायावती आज भी जो है ओल्ड इज गोल्ड वाला फैक्टर उनके साथ चल रहा है, आज भी दलित उनके साथ हैं। अच्छा, एक चीज़, जैसे बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहता है ओवैसी के ऊपर, मायावती के ऊपर, क्या आपको लगता है ये वोट काट पाए बिहार में? देखिए, ओवैसी का डेफिनेटली, ओवैसी ने तो साफ साफ कहा है कि अगर मुझे 6 मिल जाती तो मैं डैमेज न करता। लेकिन सर ये बताइए, अगर बी टीम की बात है तो क्या पंजाब में तो ओवैसी नहीं गए थे, हिमाचल प्रदेश में तो ओवैसी नहीं जाते हैं, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो ओवैसी लड़ने नहीं गए, वहां पे कांग्रेस क्यों डिफीट हो गई? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, या जो है इंडिया अलायंस में जो पेरेंट पार्टी है इस टाइम कांग्रेस, वहां पे कहीं ना कहीं उनको अपनी स्ट्रेटेजी, अपना मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, वही मैंने अभी कहा माइक्रो मैनेजमेंट, जो कि अमित शाह और बीजेपी वाले यूज करते हैं, बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन को आगे कवर कर सकते हैं, जीत सकते हैं। जैसे आप 2024 की लोकसभा की बात करिए, जो उनका एक फैक्टर था कि जो है संविधान खतरे में, संविधान बचाओ, आप उस पर लोकसभा में तो आपने सीटें रोक दी, लेकिन अब आप सोचो कि आप केवल वही एक फैक्टर लेके पूरे स्टेट आप जीतते चले जाओगे, तो ये इंसान एक ही मुद्दे से बोर हो जाएगा। लेकिन जो है आप एक ही यात्रा कर रहे हो, एक ही चीज को लेकर कर रहे हो, बार बार वही यात्रा कर रहे हो, तो जो है ये फैक्टर काम नहीं करता। आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, कितनी तेज हवा थी इन लोग की, जो है ये है उद्धव ठाकरे है, जो है इस बार जो है बदलाव हो गया, जबकि लोकसभा में भाजपा का बहुत बुरा प्रदर्शन था महाराष्ट्र में, लेकिन क्या हुआ, पलट गए, अकेले के दम पे इतने भाजपा चली गई कि जो है एकनाथ शिंदे विंदे सब मिला के जो है वो कुछ नहीं कर पाए, जबकि एकनाथ शिंदे का इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको अगर सामने वाले से लड़ना है तो उसकी स्ट्रैटेजी को पता होना चाहिए, और अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली बीट करनी चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, अब अपकमिंग इलेक्शन है बंगाल, वो होगी नेक टू नेक फाइट, क्योंकि वहां पे कोई ये नहीं है आमने सामने की लड़ाई, वो होगी सीधा सीधा, या तो ममता या तो भाजपा, वहां कोई वोट कटवा एंड ऑल कुछ नहीं काम करेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर की बात करें, बहुत बोलते थे, और जब रिजल्ट आया तो कहीं बोलने के लिए लगा कुछ बचा नहीं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। अब जब पहले चिल्ला कह रहे थे कि हम 25 सीटें अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो हम भाई राजनीति छोड़ देंगे, अब क्यों ये चाड़े किच्चू अपने चुप हो गए हैं? अब इसके पीछे क्या सोच रहे हैं कि बिहार में रहेंगे या फिर अपना आगे और कुछ देखेंगे जाके? जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि मैं हूं ही क्या जो मैं राजनीति छोड़ दूं, मैं जीता ही क्या मैं मंत्री हूं, क्या बना मैं तो कुछ नहीं हूं। हालांकि सर, चुनाव लड़वाने में और चुनाव लड़ने में बहुत फर्क होता है। आप चुनाव लड़वाना है तो आप उनके साथ लगे हो, अपने कैंडिडेट के साथ, और भी चीजें, उनके IT सेल है, उनके पास सब है, आप खुद उतर रहे हो तो आपको खुद चीजें मैनेज करनी है, एक सीट का जो है आपको आचरण करना है। आप जन स्वराज ने तो इतनी रैलियां की, 3 साल से लगे हुए थे, क्या हुआ, फेल हो गए, क्योंकि अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जगह बना रहे थे? उन्होंने जो वोट काटे वो तेजस्वी के काटे, राहुल गांधी के काटे, आपको नजर नहीं आ रहा ये? जी, कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है, लेकिन वो टारगेट तो जेडीयू को भी कर रहे थे कि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी तो मैं जो है राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट है कि 25 से ज्यादा जेडीयू कर ही नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं कभी वो जेडीयू के वो भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्सनल फैक्टर भी था जो बार बार वो केवल जेडीयू को टारगेट कर रहे थे मेनली। अगर आप उनके इंटरव्यू सुनिए, वो लालू को
इनडायरेक्ट उनके इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हो सकता है तेजस्वी बन जाए, ये भी फैक्टर था, ये भी इंटरव्यू उनका। तो कहीं ना कहीं जो है पर्सनल फैक्टर, पर्सनल ग्रजेस, जैसे आप दिल्ली में चलिए, दिल्ली में मुझे नहीं लगता भाजपा जीत पाती अगर कांग्रेस ना उतरती। दिल्ली में केजरीवाल के सामने कांग्रेस उतर गई क्योंकि वो लोग नेचुरल नहीं है, और कहीं ना कहीं ये फैक्टर प्रमोट करेगा बीजेपी को जीतने के लिए कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। मालूम है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने होगी तो वोट कटेंगे तो भाजपा को फायदा होगा। तो यही सब कहानियां है कि अपने नेचुरल एनिमीज को आप पहले खत्म करिए। अब बंगाल में तो ऐसा कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, अब आमने सामने की लड़ाई है, या तो भाजपा या दीदी। हाँ तो आप अंकित, लेकिन एक चीज़ देखो, अगर महागठबंधन के पास MY मतलब मुस्लिम और यादव था, और तो यहाँ बात कर लें एनडीए की, तो इनके पास भी MY था, महिला और युवा। इन्होंने महिलाओं को 10,000 बांट दिए, युवाओं के लिए नौकरी और दुनिया भर के लाभ योजना चलाने की बात कह दी। तो आपको लगता है इन फैक्टर्स को खूब काम आया है? बिल्कुल सर, काम आया। और सबसे बड़ी बात 10,000 का जो फैक्टर था, जो हर महिला खाते में पैसे आए, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट है, जो कि महिलाओं ने बोला हाँ पैसे आए हैं, तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर था कि 10,000 में आप जो वोटर्स वहां के वो ये सोच रहे हैं कि 10,000 रुपए मिल गए तो वोट करना है इनको। मतलब वो उनकी वोटर साइकोलॉजी यही थी कि 10,000 रुपए आ गए हैं तो वोट करना है। और दूसरी बात, जंगल राज से छुटकारा, मतलब उस टाइम का लॉ एंड ऑर्डर का जो रेशियो था कंपैरेटिवली अभी उसमें थोड़ा सा गिरावट हुई। और जो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था एक फॉर्मूला कि जंगल राज कट्टा राज, ये वो, उससे भी महिलाएं जो है वो हुई। तीसरा सर अल्कोहल फैक्टर था, जो अल्कोहल उन्होंने बैन की, उससे भी महिलाएं खुश हुई कि चलो शराब बंदी है, जो है हमारे आदमी पी के नहीं आएंगे, या जो है पी के तमाशा नहीं होगा, पैसे बचेंगे घर में। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हमेशा यही सोचता है कि पैसे कैसे बचाएं, पैसे को कैसे सेव करें, बच्चे के लिए, बिटिया की शादी के लिए रखें, क्या करें। इसके भी आप नीतीश कुमार ने देखिए 101 शादियां का ऐलान कर दिया था बिहार से पहले, चुनाव से पहले। तो ये अच्छा, जैसे नीतीश कुमार की बात कर लें, अब बीजेपी अब नतीजे आए तो बिग ब्रदर की भूमिका में है, ज़्यादा सीटें जीती है जी, और नीतीश कुमार की जेडीयू कहीं पीछे रह गई है। अब तो नीतीश को इतने जरूरी और मजबूरी तो है नहीं बीजेपी के, तो फिर भी उनके मुख्यमंत्री बनने के आसार सबसे ज़्यादा क्यों हैं? क्यों वो शपथ लेने जा रहे हैं? जी, नीतीश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है भाजपा और एनडीए के लिए, क्योंकि अगर आप सेंटर के चुनाव में देखिए तो नीतीश का फुल सपोर्ट है 16 एमपीज का, जो कि भाजपा को 220 से बढ़ा के जो है 16 एमपीज का उन्होंने दिया, चंद्रबाबू ने दिया, चिराग ने दिया, तब जाके ये गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए थे। क्योंकि अगर आप अभी लोकसभा की बात करिए, और आप ये क्यों नहीं भूल रहे हैं कि जब इंडिया अलायंस की जो नींव थी वो तो नीतीश कुमार ने रखी थी, लेकिन फिर जो बात वही हुई कि जो है उनकी इंटरनल मीटिंग्स सक्सेसफुल नहीं हुई, वो छोड़ के उधर आ गए। ये राजदीप सरदेसाई जो एक बड़े पत्रकार, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जो है अमित शाह का उनके पास फोन आया, बातें हुई, उसी बात तुरंत बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। तो ये सब चीजें फैक्टर्स है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मतलब कि सोशलिस्ट फैक्टर वहां जगाया कि देखो हमारे लोकनायक को वहां पे जो है दिया गया। और सर एक चीज मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव इतना धुआंधार प्रचार करने गए ओसामा के लिए, वो अपनी सीट ओसामा निकाल लिया तो कहीं, लेकिन केसारी नहीं निकाल पाया, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है ये खतरे की घंटी है अखिलेश के लिए भी? देखो, बिल्कुल जाहिर तौर से महागठबंधन की बात करें तो उसकी गांठें सब खुल चुकी हैं। अब उसमें आप देखो कि महागठबंधन को लेकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनती है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस सपोर्ट करती है रीजनल पार्टीज को, जाके खुद ही धराशायी हो जाती है और बाकी अगले को भी ले डूबती है। इसमें भी आप देख रहे होगे तेजस्वी ने जितनी हवा बनाई, अब मेन वोटिंग से 2 महीने पहले खूब शोर मचाते रहे कि वोट चोरी और SIR और ऐसा वैसा दुनिया भर का, और जब वोटिंग का दिन आता है उससे पहले ही अचानक वापस आते हैं, फिर 1-2 रैलियां करते हैं, उसके बीच में जो स्पेस बचता है उसमें अमित शाह आ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री आ जाते हैं, पूरा कुनबा बीजेपी का बिहार में था। तो बीजेपी नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? तो कांग्रेस ने एक तरीके से सबके पैर पकड़ लिए थे कि आदमी आगे बढ़ ही ना पाए। दूसरा, तेजस्वी के साथ एक और समस्या ये हो गई कि उनके परिवार में आप देख रहे हो खुद ही घमासान मचा हुआ है। नतीजे आए तो खुल के सबको सामने आ गया है कि उनके जो सलाहकार थे वो उनको ऐसी राय दे रहे थे कि उनको जितना हो सके उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उनके सलाहकार टीम पर भी उंगलियां उठ रही हैं। और कांग्रेस के भी आप हाल जान ही रहे हो कि राहुल गांधी की लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ सकती है। खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कांग्रेस के अब कई फाड़ हो सकते हैं, 2 फाड़ तो बोल ही रहे हैं, अब आगे कई फाड़ भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उनकी लीडरशिप चल नहीं पा रही है। कोशिश वो बहुत सी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव ने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पर भी आए कि चलो यहाँ यादव फैक्टर काम आएगा। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव नहीं चल पा रहे हैं तो अखिलेश यादव क्या चलेंगे? भाई सीधी सी बात है, जिस लीडरशिप के लिए आप प्रचार करने जा रहे हो उसको ही नहीं जनता सुन रही तो आपको कैसे सुनेगी? आप उसके स्टार कैंपेन चाहे जितने बन जाओ। तो वो अगर तेजस्वी यादव वाली जो सीटें हैं, आरजेडी की बात करें तो वो सारी सीटें भी लोगों ने, कैंडिडेट ने अपने बलबूते निकाली हैं। ये कह दो कि तेजस्वी के दम पे निकली हैं,
क्योंकि आप मार्जिन भी देखो ना, जो वोटिंग परसेंटेज भी देख लोगे आप, तो भी कहीं ना कहीं आरजेडी ऊपर नीचे से इधर उधर होती रही। जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो जीते भी हैं और जो हारे भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अब आकलन का वक्त आ गया है कि वो तय करें कि अब उनकी अगली भूमिका क्या हो सकती है। क्योंकि बिहार ने एक तरीके से आरजेडी को नकार दिया है और उसके साथ साथ पूरे महागठबंधन की भी गांठें खुल गई हैं। आगामी जो चुनाव हैं उसमें भी ठीक वैसा ही दिखाई देने लगा है कि कहीं ना कहीं अब आगे जाकर ये कुछ ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे। तो महागठबंधन को एक बार फिर से अपनी गांठें जोड़ने का वक्त है। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि फिलहाल अब नीतीश कुमार 10वीं बार कल शपथ लेने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारी टीम नीतीश कुमार के पीछे है। लेकिन इस बार जो बड़े पोर्टफोलियो हैं वो जाहिर तौर से बीजेपी के पास होंगे। जो सत्ता है अब की दिल्ली से चलेगी, पटना से नहीं चलेगी। तो आप देखते रहिए News 7 हिंदी हमारे साथ और नए अपडेट बनाए रखिए।